हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेंट्स का फेलियर रेट क्या होता है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होता है कि स्टेंट्स जब नलियों में डालते हैं तो उसका हाई फेलियर रेट होता है। कई तरह के सोशल मीडिया पे भी इस तरह के मैंने वीडियोस देखे हैं जो बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी तथ्यों के इस तरह की बातें फैलाते हैं कि स्टेंट डालते हैं तो 6 महीने में 50% बंद हो जाता है, 1 साल में 70% बंद हो जाता है, तो इसलिए स्टेंट सब फेल हो जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें लोग अपने पर्सनल मोटिव्स की वजह से फैलाते हैं और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो को हम अलग से स्पेशली एड्रेस करने का प्रयास करेंगे कि स्टेंट्स का फेलियर रेशियो कितना है और इसमें ट्रायल डेटा क्या कहता है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बोल देता हूँ कि स्टेंट का फेलियर रेट 0% है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि देयर शुड बी कुछ ट्रायल डेटा होना चाहिए जो उसको बैकअप करे, या जो मैं बोलूँ वो ऑथेंटिक है या नहीं, अब उससे क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सके, इसके लिए कुछ ट्रायल डेटा होना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। स्टेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बेयर मेटल स्टेंट यानी कि सिर्फ मेटल होता है, उसमें कोई केमिकल की कोटिंग नहीं होती, और ड्रग कोटेड स्टेंट, उसमें मेटल का स्टेंट होता है, उसके ऊपर एक ड्रग की कोटिंग होती है। इसके अलावा ऑब्जॉर्बेबल स्टेंट्स होते हैं जो कि आजकल वापस से री इंट्रोड्यूस हुए हैं। बीच में वो उनका सक्सेस रेशियो बहुत ख़राब आया था, इसलिए मार्केट में उनको बैन कर दिया गया था एक तरह से। अभी उनको री इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसके बारे में आजकल ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टेंट काफ़ी कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। पर हाँ, मेडिकेटेड स्टेंट में ज़्यादातर मेटेलिक स्टेंट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, नॉन मेडिकेटेड स्टेंट में भी सबसे ज़्यादा मेटालिक यूज़ होता है। अब्जॉर्बेबल स्टेंट बहुत कम केसेस में ही अभी तक यूज़ हो रहा है। यूजुअली कई लोग जो आपको बोलते हैं कि स्टेंट्स में रीब्लॉकेज का चांस 50% आता है, 70% आता है, 90% आता है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहले जब बलून एंजियोप्लास्टी डेवलप हुआ था 1970s में, ग्रुन्जिक ने जो डेवलप किया था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हम बलून द्वारा नली को फैला देंगे, बलून द्वारा हम नली में जो मौजूद कचरा है उसको साइड में दबा देंगे, जिससे कि नली में फ्लो चालू हो जाएगा और नली में बहाव नॉर्मल हो जाएगा, रीब्लॉकेज जो होगा उसके चांस उतने नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नलियाँ जो है वो इलास्टिक होती हैं, वो एक रबर की या मेटल की ट्यूब जैसी नहीं होती है, वो इलास्टिक मटेरियल की होती है जिसमें रिकॉइल भी होता है। एक ट्यूब में अगर आप कोई भी चीज़ को साइड में कर दोगे तो वो साइड में रहेगा, इसके चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन नलियों में जो कचरा अगर आप साइड में दबाते भी हो, अनलेस आप बहुत हाई प्रेशर पर उनको क्रश नहीं करो, तब तक वो सारा कचरा जो है वापस नली के अंदर घुसने का चांसेस काफ़ी रहता है। क्योंकि नलियों को आप अगर फुला भी दोगे तो नली इलास्टिक की वजह से फैल जाएगी, जैसे बलून को अलग हटाओगे तो नली वापस दब जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रेशर दबा रहे हो वो प्रेशर तो एक ही साइड से लग रहा है, दूसरी साइड पे तो नली एक्सपैंड कर सकती है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो नली को साइड में कंप्रेस ही कर रहा है और वो कचरे को दबा ही रहा है। इस वजह से सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी जब करते थे तो रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा आया था। ऐसा पाया गया था कि सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी में लगभग 25 to 40% ऑफ द केसेस में दोबारा रीब्लॉकेज आ जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट को अगर बाहर लिया, प्रोसीजर के बाद जैसे ही पेशेंट को अगर आपने कैथ लैब से बाहर लिया तो तुरंत भी बंद हो जाती थी नलियाँ। ऐसा भी काफ़ी केस में देखा गया था। इसी वजह से एंजियोप्लास्टी का थोड़ा सा बुरा नाम उस टाइम पे होने लगा था, क्योंकि ये प्रोसीजर का सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रह रहा था। इसका इस टाइम पे रीज़न ये भी था कि उस समय खून पतला करने की उतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। अभी तो पिछले 20 सालों में खून पतला करने की इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ अवेलेबल हो गई है, जो कि स्टेंट के क्लॉटिंग रेशियो को बहुत कम जिन्होंने कर दिया है। लेकिन उस ज़माने में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस ज़माने में सिर्फ एस्पिरिन से काम चलाना पड़ता था, और इसकी वजह से जो है प्लेटलेट का प्लग स्टेंट में जम जाता था और स्टेंट को वो बंद कर देता था, जिसकी वजह से रीब्लॉकेज का चांस भी बहुत ज़्यादा होता था, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस भी बहुत ज़्यादा होता था, सक्सेस काफ़ी कम था। उसके बाद आए बेयर मेटल स्टेंट। बेयर मेटल स्टेंट बेसिकली मेटल की एक जाली होती थी। अभी तो खैर उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट हुआ है, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें उसमें डेवलप हुई है। लेकिन उस ज़माने में जो स्टेंट्स आते थे वो खाली मेटल के होते थे। मेटल जो है उसका पर्पज़ ये होता है कि वो सारे कचरे को एक तरफ दबा देगा, क्रश कर देगा, जिसकी वजह से नली खुल जाएगी और ब्लड का फ्लो चालू हो जाएगा और वो कचरे को वापस अंदर आने नहीं देगा। एक मेटल की ट्यूब जैसा रहेगा जिसके अगेंस्ट फोर्स लगा के नली वापस कचरे को अंदर धकेल नहीं पाएगी, क्योंकि बलून फुला दिया आपने, जब बलून को हटा दिया तो नली अपने रिकॉइल फोर्स से कचरे को वापस अंदर धकेल भी सकती है। स्टेंट जो है मेटल की जाली उसको होने नहीं देगा। और उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि मेटल की जाली जब नली के अंदर हम लगाते हैं तो नली में एक एंडोथेलियम के अंदर पतली लेयर होती है, जो मेटल के कांटेक्ट में आने से या मेटल द्वारा हाई प्रेशर पर दबाए जाने पर
वो लेयर कुछ हद तक डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से नली के अंदर एक हीलिंग की प्रक्रिया चालू होती है, जिसकी वजह से स्टेंट्स में रीब्लॉकेज आता है। ये रीब्लॉकेज का चांस पहले ज़माने में लगभग 20 से 25% में देखा जा रहा था, यानी कि जो रिजल्ट्स थे वो बलून एंजियोप्लास्टी से तो बेटर थे। बलून एंजियोप्लास्टी में लगभग 40% तक रीब्लॉकेज देखा जा रहा था। मेटालिक स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 20 से 25% पर देखा जा रहा था। बलून एंजियोप्लास्टी में फेलियर रेट तुरंत पे हो जाता था, तुरंत ही नली बंद हो जाती थी। मेटालिक स्टेंट में भी कुछ केसेस में नली बंद होती थी, लेकिन उसका कारण थोड़ा अलग था। उसका कारण क्लॉट फॉर्मेशन था कि नलियों में खून का थक्का जम जाता है एक तरह से रिएक्शन होने की वजह से। तो फिर इस पर और रिसर्च करी गई। रिसर्च दोनों तरह से हुई। एक तो खून पतला करने की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ बनाई गई ताकि ये क्लॉटिंग का प्रॉब्लम ना हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा है कि क्लॉटिंग का चांस 1% से भी कम हो जाता है। इसके अलावा स्टेंट्स को एक केमिकल की कोटिंग किया गया स्टेंट्स के ऊपर, जो कि बेसिकली एंटी कैंसर केमिकल होता है। सिरोलिमस, ज़ोटारोलिमस, एवरोलिमस, इस तरह का केमिकल होता है। ये सेल्स के अंदर जो रूज बनने की प्रक्रिया है या हीलिंग की प्रोसेस है, उसको काफ़ी हद तक सप्रेस कर देता है। उसको पूरी तरह सप्रेस नहीं कर सकता, काफ़ी हद तक सप्रेस कर देता है, जिससे रूज बनने का प्रोसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये जब केमिकल कोटेड स्टेंट आए, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि केमिकल का क्या है, उसको केमिकल की टंकी में डुबाया और निकाल लिया और लगा दिया। अब ये ऑब्वियसली इतना क्रूड नहीं होता कि आप उसको पानी में डुबा के नली में लगा दो, पेन की रिफिल को डुबा के नली में लगा दिया तो वो स्टेंट बन गया। वैसा नहीं होता, ये सब बहुत ज़्यादा महीन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में लेज़र कट मटेरियल से स्टेंट को बनाया जाता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जाती है। स्टेंट का जो मेटल होता है उसकी थिकनेस प्रॉपर्ली वो कंट्रोल की जाती है, उसमें भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। 60 टू 90 या 100 माइक्रोन जितनी थिकनेस होती है उसकी। उसके बाद उसके ऊपर एक बायोपॉलीमर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि केमिकल जो आप डालोगे वो टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो बायोपॉलीमर की कोटिंग की जाती है जो कि केमिकल को पकड़ता है। वो बायोपॉलीमर जो भी बायो ऑब्जॉर्बेबल टाइप का होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन ये सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि ये सिंपल ऐसा नहीं है कि स्टेंट को आपने दवा में डुबा के लगा दिया, वैसा नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये केमिकल्स की जो कोटिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपको मौका मिले तो किसी स्टेंट बनाने वाली फैक्ट्री, अभी इंडिया में काफ़ी हैं, 5-10 हैं फैक्ट्रीज, कि जाके अंदर आप देख सके तो आपको पता चले कि कितनी हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन और कितना हाई लेवल ऑफ फिनेस वहाँ पे होता है, कितनी हाई लेवल ऑफ क्लीनलीनेस और साफ़ सफाई और सब कुछ वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में उसकी अवेलेबल है। तो आप समझ सकेंगे कि ये प्रोसेस सिंपल वैसा नहीं है कि पानी में डुबा के निकाल दिया या केमिकल में डुबा के निकाल दिया, वैसा कहना बेवकूफ़ी की बातें हैं। पर ये जो केमिकल कोटेड स्टेंट होते हैं, ये स्टेंट के रीब्लॉकेज के प्रोसेस को 5% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 5 to 7% ज़्यादातर डेटा कहता है। ज़्यादातर डेटा जो है वो ये सजेस्ट करता है कि जो रीब्लॉकेज का प्रोसेस है ज़्यादातर पहले 6 से 8 महीने में ही ज़्यादातर केस में होता है, उसके बाद यूजुअली नहीं होता। ऐसा होने का कारण ये है कि ये जो केमिकल है जो स्टेंट के ऊपर लगाया हुआ होता है, वो रूज बनने की प्रक्रिया को हर केस में नहीं रोक सकता। हर केस में वो रीब्लॉकेज को नहीं रोक सकता। 95% केस में वो उसको रोक सकता है, 5% केस में फिर भी रीब्लॉकेज आ जाता है। यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ अगर बलून हम करते हैं तो दोबारा तकलीफ आने का चांस 25 से 40% है। बेयर मेटल यानी सादा बिना केमिकल कोटेड वाला स्टेंट करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस 20 से 25% है। और केमिकल कोटेड स्टेंट करते हैं जिसमें केमिकल लगा होता है स्टेंट पे, तो रीब्लॉकेज का चांस 5 to 7% है। तो ये तीनों तरीके के स्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। इसमें पुराने ज़माने से लेके बहुत सारे ट्रायल्स अवेलेबल है। सबसे पहला ट्रायल जो आया था वो था सीरियस ट्रायल, SIRIUS सीरियस ट्रायल। इसमें बलून एक्सपैंडेबल स्टेंट और केमिकल कोटेड सिरोलिमस कोटेड स्टेंट को कंपेयर किया था। आप चाहे तो नेट पर देख सकते हैं, पबमेड में देख सकते हैं रीब्लॉकेज का रेट वगैरह इसमें कैसा था। इसके अलावा सिंटैक्स ट्रायल आया था जो टैक्सस स्टेंट को बाईपास सर्जरी के ग्राफ्स वगैरह में या बाईपास सर्जरी के रिजल्ट से उसने कंपेयर किया था, ताकि ये भी कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाए कि बाईपास के और एंजियोप्लास्टी में कैसे रिजल्ट्स थे। इसके अलावा अडैप्ट डेस्ट ट्रायल था जिसमें हार्ट अटैक के केस में अडैप्ट ट्रायल था, इसमें उन्होंने चेक किया था कि रीब्लॉकेज का चांस कैसा है। इसके अलावा OCT-IVUS ट्रायल था, ये भी बेसिकली स्टेंट के रीब्लॉकेज और इमेजिंग गाइडेड उन्होंने एनालिसिस किया था कि स्टेंट का रीब्लॉकेज कैसा है। इसके अलावा DAPT ट्रायल था, उसमें खून पतला करने की दवाइयों के कंपैरेटिव एनालिसिस किए गए थे कि खून पतला करने की दवाइयाँ कितने टाइम तक देनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ट्रायल्स हैं जो अवेलेबल है। ये सारे ट्रायल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे बिना नेम्ड वाले ट्रायल्स भी हैं जिनको ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा, डायरेक्ट अगर ढूंढोगे तो मुश्किल पड़ेगा।
आप सिंपल पबमेड में टाइप करके देख सकते हो कि ड्रग कोटेड स्टेंट का रीब्लॉकेज रेशियो कितना होता है। ये पबमेड जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रायल्स की साइट है, वहाँ जाके आप टाइप करेंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा और वहाँ पे आप जानोगे या आपको मिल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो लगभग सही है। 1-2% का अलग अलग स्टडीज़ में वेरिएशन हो सकता है, पर मोरल डेटा जो है वो यही है। और ज़्यादातर स्टेंट्स में जो भी रीब्लॉकेज होता है पहले 1 साल में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ट्रायल्स के डेटा के पीछे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल है। वो कॉमन पब्लिक के लिए उतनी मतलब की नहीं है क्योंकि वो टेक्निकल डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।